बल्दिया मवाजकोट में टायरों के गोदाम में आतिशज़दगी। 21 घंटे से ज़ायद वक्त गुजरने के बावजूद आग पर काबू ना पाया जा सका। रेस्क्यू 1112 पाक नेवी और KMC फायर टेंडर्स कार्रवाई में मसरूफ हैं। गोदाम में मौजूद ज़्यादातर टायर और मटीरियल जलकर खाकिस्तर हो गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग की शिद्दत में कमी आना शुरू हो गई है। खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। उसामा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? हाँ बिल्कुल, अलावा देखिए ये जो आग लगी थी बल्दिया मवाजकोट में टायरों का गोदाम था। तकरीबन ज़्यादातर जो टायर हैं वो जलकर खाकसर हो चुके हैं। इस वक्त जो है वो कुछ शिद्दत में कमी आनी शुरू हुई है, लेकिन इस वक्त भी जो है वो आग बरकरार है। मेरे कैमरामैन आपको शाहजेब दिखाएं कि आग देखें उस जानिब भी लगी हुई है और इस जानिब अगर इसकी जानिब दिखाएं तो वहाँ भी लगी हुई है। धुआं जो है वो शदीद उठ रहा है और धुएं के बायस जो है वो सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। कुछ जो ये जहाँ इस वक्त में मौजूद हूँ ये तमाम जो है वो कल टायर भरे हुए थे। यहाँ पर जो है वो टायर पूरे ये तमाम जो है वो जल कर खाकसर हो चुके हैं। इस वक्त भी यहाँ पर तपिश इतनी है कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मैंने भी लॉन्ग बूट का जो है वो इस्तेमाल किया है, जिसके बाद जो है वो कुछ मुश्किलात हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त भी जो है वो तपिश मौजूद है। तो पूरी कॉर्नर तक जो है वो आग लगी हुई है। इस वक्त पाक नेवी, रेस्क्यू 1112 और KMC फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। तकरीबन अब ये 21 से 22 घंटे हो चुके हैं। आग की शिद्दत में कुछ कमी आई है, लेकिन धुआं की जो है वो उसी तरीके से बरकरार है। रेस्क्यू को जो है वो पानी की भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनको पानी की बहुत कमी है क्योंकि बिल्कुल बल्दिया मवाजकोट का इलाका है। एंड टाइम पर कुछ आगे जाकर जो है वो बलूचिस्तान की इशाराएं शुरू हो जाती हैं, लेकिन जो है वो पानी की कमी का बायस जो है वो आग बुझाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आग जो है वो कुछ कंट्रोल कर ली गई है, लेकिन ज़्यादातर जो सामान है वो जलकर खाकसर हो चुका है। इस वक्त अगर मेरे अकब में दिखाएं कैमरामैन शाहजीब, तो ये कंटेनर यहाँ पर रखा हुआ था, कंटेनर जो है वो जलकर खाकसर हो चुका है। और ये जो आग की शिद्दत है वो जो है वो उस वक्त भी काफ़ी हद तक मौजूद है। आग अंदर जो है वो मौजूद है। रेस्क्यू वाले जो है वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो आग पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द आग पर काबू पा लिया जाए, लेकिन पानी की कमी के बाद जो है वो मुश्किलात है। काफ़ी एकड़ पर जो है वो ये रकबा फैला हुआ था, जिसकी वजह से जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कुछ भी जो है वो नहीं कहा जा रहा, कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो आग को कंट्रोल कर लिया गया है। मजीद जो है वो आग को फैलने नहीं दिया गया। जो अब कोई अब तक जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन करोड़ों रुपए का जो टायर था, दीगर केमिकल था, वो जलकर जो है वो खाकसर हो चुका है। ये भी तमाम टायर्स हैं। अगर शाहजेब यहाँ पर नीचे की जानिब दिखाएं तो ये तमाम नीचे जो टायर्स थे और वो था, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो जलकर खाकसर हो चुकी हैं। इस वक्त भी जो है वो इनमें से धुआं उठ रहा है। धुआं इतना है कि यहाँ पर खड़ा होना भी जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू वालों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पानी की जो सप्लाई है वो आगे नहीं जा पा रही। कल ये पूरी दीवारें बनी हुई थी, दीवारों को तोड़कर जो है वो आगे जाया गया है। उसके बाद जो है वो जहाँ जहाँ तक टीमें पहुँच रही हैं और काफ़ी हद तक जब सारा जो सामान है वो जलकर खाकसर हो चुका है, उसके बाद जो है वो काफ़ी हद तक आग खुद भी बुझ गई है। लेकिन अगर इस जानिब भी दिखाएं तो आग जो है वो नीचे से निकल रही है और आगे जो है वो पानी भी है। रेस्क्यू 1112 KMC और पाक नेवी के जो दस्ते हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। अल सुबह जो है वो लेफ्टिनेंट कमांडर पाक नेवी के जो है इफ्तिखार अहमद, उन्होंने भी जो है वक़्फ़ों का दौरा किया था, उनको ब्रीफिंग दी गई। उनका भी ये कहना था कि आग जो है वो अंदर नीचे मौजूद है, काम किया जा रहा है। मजीद भी जो है वो यहाँ पर KMC के जो जफर खान है, डिप्टी फायर ऑफिसर, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। वो खुद अपनी निगरानी में काम कर रहे हैं। आगे जो है वो काबू पा लिया जाए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक जो सामान है वो जलकर खाकसर हो चुका है। और जो ये आग बुझी है वो भी उसी वजह से बुझी है कि तमाम जो है वो सारा सामान जलकर खाकसर हो चुका है। यहाँ पर कुछ बचा नहीं है जिस पर जो है वो काबू पाया जा सके। अब जो खुद जल के ख़त्म हो रहा है उस पर जो है वो काबू पाया जा रहा है। मजीद भी टीमें काम कर रही हैं और कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। काफ़ी हद तक जो है वो आग बुझ चुकी है, लेकिन आग की जो नीचे मौजूद है डीप पॉकेट्स, उसमें ताहाल आग बरकरार है। जी अच्छा उसामा, बताएगा 21 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया है और टायरों का ये गोदाम है और तमाम तर, जैसे आप बता रहे हैं कि टायर जलकर खाकसर हो गए हैं, इससे माहौलियाती आलूदगी कितनी बड़ी है? देखिए इससे बहुत ज़्यादा माहौलियाती आई है, कोई माहौलियाती माहिरीन ही बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो खड़ा होना बहुत ही दुश्वारी का सामना है। एक जो गैस है, एक केमिकल है, टायर में रबड़ होता है, दीगर चीज़ें। ये देखिए इस वक्त भी जो है वो धुआं, कैमरा में शायद से दिखाएं तो ये जो टायर जल के खाक हो चुके हैं उसमें से भी जो है वो धुआं उठ रहा है। उसके बाद जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है, सांस लेने में जो है वो शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए रेस्क्यू 1112 के जो लोग हैं उनको भी शदीद यहाँ पर मुश्किलात का सामना है, क्योंकि जो वो देखें रेस्क्यू वर्कर जो है वो जानिब
आगे भी कुछ गए हुए हैं। मैं भी जहाँ पर मौजूद हूँ, ये पूरी कल जो है वो यहाँ पर खड़ा होना भी दुश्वारी का सामना था। आज जो है वो सफिश मौजूद है, क्योंकि ये तमाम जो सारा टायर था वो जल गया। अंदर जो टायर के अंदर जो लोहा वगैरह होता है वो सिर्फ यहाँ पर मौजूद है। और मजीद भी जो है फायर फाइटिंग की जा रही है, कोशिश की जा रही है। ये एकड़ तक रकबा जो है वो फैला हुआ था, और अब जो है वो मजीद भी अब आग पर जो है वो पानी से कूलिंग की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ फॉर्म का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन आगे जो है वो टीमें नहीं जा पा रही, क्योंकि जहाँ तक उनकी एक्सेस है तकरीबन 100 मीटर तक उनकी गाड़ी जो है वो पानी डाल सकती है, लेकिन ये एकड़ जो है वो ज़्यादा है, इसलिए पीछे जो है वो काफ़ी डीप पॉकेट जो है वो आग से लगे हुए हैं। उस जानिब भी कैमरा में शाहजेब आपको दिखाएं कि आग जो है वो कैमरे की आग भी देख सकती है कि आग मौजूद है, और ये जो रेस्क्यू वर्कर हैं आग पर फायर फाइटिंग का काम कर रहे हैं। उस जानिब भी यही सूरत हाल है, और हम पीछे की जानिब से देख कर आए हैं। कल से कुछ सूरत हाल बेहतर है, लेकिन उसके बाद जो है वो आग अभी भी मौजूद है, क्योंकि नीचे जो है वो धुआं इस वक्त भी उठ रहा है। इसीलिए जो है वो कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। पॉल्यूशन एरिया है काफ़ी, आसपास जो है वो काफ़ी आबादी नहीं है, लेकिन इसके कुछ सामने जो है वो बल्दिया टाउन की आबादी है, बराबर में मुशर्रफ कॉलोनी की आबादी है। इलाका जो है वो बहुत पोल्यूटेड भी हो गया, लेकिन आज जो है वो कल की निस्बत कुछ सूरत हाल बेहतर हुई है। जी। अच्छा उसामा, ये भी बताएगा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए क्या वाटर बोर्ड और दीगर इदारों को तलब किया गया है? देखिए, वाटर बोर्ड को गुज़िश्ता रोज़ से ही तलब कर लिया गया था, लेकिन अभी भी हमारी जो रेस्क्यू वर्करों से बात हुई है वो काफ़ी जैसे कि पानी जो है वो पानी की उनको मुश्किलात का सामना है। पानी उनके पास ख़त्म हो जाता है, फिर टैंकर आते हैं। इस वक्त भी जो है वो पाक नेवी का एक टैंकर आया है, जिसकी मदद से जो है वो दोबारा पानी डाला जा रहा है, क्योंकि ये जगह जो है वो शहर से काफ़ी दूर है। कुछ रेस्क्यू वर्कर हमें बता रहे थे कि नीपा हाइड्रेंट से जो है वो पानी लाया जा रहा है, और आज जो है वो कुछ नीपा के हाइड्रेंट्स और दीगर जो हाइड्रेंट्स है वो बंद है। इतना बड़ा गोदाम था, लेकिन यहाँ पे कोई करीब में ऐसा वाटर हाइड्रेंट नहीं है, जबकि समंदर जो है वो यहाँ से कुछ दूरी पर है। लेकिन अब इसकी क्या वजूहत है कि कोई चीज़ नहीं लाई जा रही, पानी जो है वो दूर हाइड्रेंट से लाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो मुश्किलात का सामना है पानी की जो है वो मुश्किलात की वजह से। और रेस्क्यू टीमें जो है वो अंदर नहीं जा पा रही, क्योंकि पूरे में जो है वो आग फैली हुई थी, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। लेकिन रेस्क्यू वर्कर इस वक्त भी काम कर रहे हैं, और कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है वो आग पर काबू पा लिया जाए। जी। ठीक है उसामा, आप हमारे साथ रहिएगा। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान रेस्क्यू 1122 हसन साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि 21 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। मज़ीद कितना वक्त दरकार होगा और आग पर काबू पाने के लिए? जी देखें, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि 21 घंटे से जायद का ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, जिसमें मजमुई तौर पे 10 से जायद फायर ब्रिगेड के ट्रक्स और दीगर अमला, जिसमें वाटर बाउजर, मेडिकल इमरजेंसी के लोग, रेस्क्यू 1122 की पूरी टीम तैनात थी और ऑपरेशन में पार्ट ले रही थी। तो अभी चूंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये एक ओपन गोडाउन था, जिधर विंड डायरेक्शन का बहुत बड़ा फैक्टर था। उसके अलावा जो फ्यूल यहाँ पे जल रहा था, टेक्निकली देखने वाली बात यह है कि वो बहुत कंबस्टेबल फ्यूल रहा था। मतलब ये साइंटिफिकली वो फ्यूल होता है जो टायर में जो रबड़ और जो दीगर केमिकल्स पाए जाते हैं, जो कि जलने में यकीनन थोड़ा टाइम लेते हैं, जिनका बर्निंग पॉइंट बहुत लेट होता है, लेकिन जब वो एक बार इग्नाइट हो जाते हैं तो बहुत देर तक चलते हैं। तो यही सूरत हाल हमें फेस करने को मिली गुज़िश्ता दिन से लेके अब तक। लेकिन अभी अगर मैं आपको करंट सिचुएशन बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह आग को किसी हद तक काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है, और ये जो अमल है ये अभी चलता रहेगा। जैसे जैसे वो लोग अपना सामान फैक्ट्री वाले रिमूव कर रहे हैं जाए वकुआ से, तो दोबारा से आग के थोड़े शोले रीइग्नाइट हो जाते हैं, लेकिन उनको भी बर वक्त काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रेस्क्यू 1122 की टीम्स तैनात हैं और अपना किरदार अदा कर रही हैं। सर कहिएगा कि आग बुझाने के दौरान अमले को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और कितने फायर टेंडर्स और वाटर बाउजर्स का इस्तेमाल किया गया है इस ऑपरेशन में? इस पूरे ऑपरेशन में मैंने आपको बताया 10 से जायद फायर ब्रिगेड के ट्रक्स, जिसमें वाटर बाउजर्स और मेडिकल इमरजेंसीज के लिए रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेज, ये सब वहाँ पे तैनात थी। ओवरऑल अगर मैं फ्लीट बताऊं तो 15 से जायद का फ्लीट था जिसने इस पूरे ऑपरेशन में पार्ट लिया। प्लस ये कि जो मुश्किलात थी तो वो यकीनन जैसा कि मैंने बताया कि ये जो फ्यूल था ये बड़ा कंबस्टेबल फ्यूल था। जो टायर थे, टायर के रॉ प्रोडक्ट्स थे, ये जो जल रहे थे, तो ये एक बहुत ही टॉक्सिक किस्म का स्मोक जनरेट करते हैं, जिसे आप उर्फ आम में कहेंगे सूट कहलाता है वो, और ये इंतहाई पंजन होता है सांस के लिए। तो वहाँ अल्लाह का शुक्र है कि करीब में कोई आबादी नहीं थी, वरना वो भी मुतासिर हो सकती थी। लेकिन वही मुश्किलात जो है वो रेस्क्यू एहलकार को सामना करना पड़ा। उन्हें जब बहुत ज्यादा देर तक वो लोग फायर फाइटिंग में मशगूल थे तो उन्हें सांस लेने में थोड़ी दिक्कत जरूर आई थी।
तो फिर हमने अपने एडवांस गियर पहना के उन्हें फायर फाइटिंग करवाई, जिसके बायस उन्होंने बखूबी ये ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट करने के मराहिल में है। सर ये बताइएगा कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से निपटने के लिए कोई मौसर मनसूबाबंदी की जा रही है आपकी जानिब से? मैडम, रेस्क्यू 1112 बेसिकली एक रिस्पांस का डिपार्टमेंट है। हमें जाहिर सी बात है कि अगर कोई कॉल हमें 1122 पे लैंड होती है या दीगर जराए से जिसमें इवन मीडिया भी शामिल है, हमें पता लगता है तो हम उस पर फौरी रिस्पांस करते हैं। अलबत्ता ये जो आग लगने के वाकयात पे दर पे कल मैं एक रिपोर्ट बना रहा था तो इस हफ्ते में ही कोई 60 से करीब वाकयात थे जो रेस्क्यू 1122 को मौसूल हुए, छोटे बड़े मिला के। तो ये जो वाकयात हैं ये इनसे बचा उसी सूरत जा सकेगा जब हम प्रिवेंटिव साइट पर जो है कुछ काम करेंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे, बिल्डिंग कोड्स की इम्प्लीमेंटेशन हो या फिर फायर सिस्टम की इंस्टॉलेशन हो, ये सारी चीजें इंश्योर कराई जाएं तो फिर इस आग के वाकयात से बचा जा सकेगा। हमारी तरफ से यकीनन हमने जो स्टेक होल्डर्स हैं, रेलेवेंट इदारे हैं, उनको हर फायर इंसिडेंट के बाद अब हम एक जामिया रिपोर्ट जिसमें लेसन लर्न से लेके लैकिंग भी बताई जाती है कि ये चीजें हमने नोट की जिसकी वजह से ये आग लगी, वो इंटीमेट कर दिया जाता है। लेकिन अब जो इदारे इस चीज का वो रखते हैं अपने डोमेन के, वो ये इम्प्लीमेंट करा सकें तो ये उनकी जानिब से इंश्योर कराया जाएगा कि वो प्रोएक्टिव मेजर्स या वो प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिए गए हैं किसी भी जगह पे तो आग शायद ना लगे। लेकिन जहां तक रही बात रेस्क्यू 1122 की, तो मैंने बताया वो एक रिस्पांस का इदारा है, हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, हम रिस्पांस करते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में कॉल पे मौसूल होगी तो हम रिस्पॉन्ड कर जाएंगे। ये डोमेन अमूमन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज या दीगर रेगुलेटरी अथॉरिटीज के हाथ में है कि वो ये इंश्योर करें कि जो भी एडिक्वेट या मिनिमम फायर प्रिवेंटिव इक्विपमेंट्स हैं या सिस्टम है वो क्या आया किसी भी बिल्डिंग में लगे हैं या नहीं लगे। तो हमें उम्मीद है कि इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन के बाद बारहा बहुत सारे वाकयात से बचा जा सकेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रेस्क्यू 1122 हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और आपको बताएं कि टायर बनाने वाली फैक्ट्रियों में रबर, केमिकल और धातें शामिल होती हैं। माहिरीन के मुताबिक जब टायर जलते हैं तो सख्त कीमियाई अमल के नतीजे में जहरीली गैस और बारीक कार्बन ज़रात पैदा होता है। ये ज़रात छोटे मगर ख़तरनाक होते हैं। हवा में शामिल होने के बाद ये ज़रात कसीरुल मुद्दत तक मुहित रह सकते हैं। मौसमियाती माहिर डॉक्टर आमिर आलमगीर का मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। देखिए, ये जो टायर बनाने वाली जो भट्टियाँ होती हैं या जहाँ पे टायर को तैयार किया जाता है या किसी भी वजह से टायर को आग लगाई जाती है, क्योंकि जो टायर है इसके अंदर रबड़ भी होता है और इसके अंदर बहुत सारे मेटल्स भी मिलाए जाते हैं, हैवी मेटल्स, जिसमें जिंक है, लेड है, कैडमियम है, क्रोमियम है, ये सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। इसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारे डिफरेंट पॉलीमर्स मिलाए जाते हैं। तो जब किसी भी वजह से आग लगती है और ये टायर्स जलते हैं या किसी एहतजाज की वजह से टायर्स को जलाने का अमल स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले जो टॉक्सिक गैसेस हैं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर जो कि कार्बन के ज़र्रात की शक्ल में हमें नज़र आती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है ये फ़िज़ा में आते हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें बेंजीन बहुत कॉमन है, वो भी हमारी फ़िज़ा में आता है और अगर ये कंटिन्यूसली आता रहे तो ये बहुत ख़तरनाक होता है। इसी तरह से कुछ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं जो कि आपकी फ़िज़ा में एक बार आ जाएँ तो दोबारा नहीं जाते। इसमें हम फ्यूरॉन्स का नाम लेंगे तो वो भी टायर की बर्निंग की वजह से जो है वो हमारी फ़िज़ा में आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसको बैलेंस कर दिया जाए तो शहरी और वहाँ के जो भी लोग हैं वो इसके बुरे सेहत असरात से बच सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से आँखों के इन्फेक्शन, जल्दी अमराज, एस्थमा और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कराची में आग के वाक़यात में ख़तरनाक इजाफा। 10 माह में 3000 से ज़ायद मकामात शोलों की लपेट में रहे। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक सिर्फ अक्टूबर में आग लगने की 270 वाक़यात रिपोर्ट हुए। हर महीने औसतन 300 मकामात पर शोले भड़क के नाक़िस वायरिंग और शॉर्ट सर्किट खौफनाक सानिहात की बड़ी वजह बने हैं। फायर फाइटर्स ने जान हथेली पर रखकर आग बुझाई है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, मेराज अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। जी मेराज, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल हमारे चीफ फायर ऑफिसर हैं जो फायर ब्रिगेड के मोहम्मद हुमायूं खान, उनसे हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना था कि इस 2025 में 10 माह के दौरान में
आतिशबाजी के वाक़यात जो हैं तकरीबन 3000 से ज़ायद जो है वो अब तक पेश आ चुके हैं और अभी मज़ीद 2 महीने बाकी हैं, यानी कि नवंबर और दिसंबर का महीना बाकी है। तो उसमें उनका ये कहना था कि औसतन जो है वो हर महीने जो है वो कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है 270-280 से 325 के मतलब औसतन जो है वो इतने आग के वाक़यात होते हैं। इसमें छोटे बड़े वाक़यात होते हैं, मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स में शॉर्ट सर्किट के वाक़यात भी होते हैं, कचरे में आग के वाक़यात भी होते हैं, मुख्तलिफ़ गाड़ियों में जो आग लग जाती है उसके वाक़यात भी होते हैं, फैक्ट्रीज़ में लगने वाली आग है, इसके अलावा जो गोदाम वगैरह हैं उनमें लगने वाली आग है। तो मजमूई तौर पर छोटे और बड़े तमाम वाक़यात जो रिपोर्टेड हैं वो तकरीबन जो है वो 3000 से ज़ायद हैं। और सिर्फ अक्टूबर के महीने का जो उन्होंने बताया है हमें चीफ फायर ऑफिसर ने, उनका ये कहना है कि सिर्फ माह अक्टूबर के इन जो है 30 दिनों के दौरान में 270 वाक़यात अब तक जो है वो आग लगने के पेश आ चुके हैं। अभी भी जो है वो जो टायरों के गोदाम में अभी तक आग लगी हुई है, जो कि गुज़िश्ता रोज़ लगी थी, अभी तक बुझाई नहीं जा सकी है और उस पर काम चल रहा है। तो बहरहाल फायर ब्रिगेड की जो हुकाम है उनका ये कहना है कि भाई छोटी और बड़ी जितनी भी आग के वाक़यात रिपोर्ट हुए इस पर फौरी तौर पर रिस्पांस किया गया। फायर ब्रिगेड की टीमें वहाँ पर पहुँची, फायर फाइटर्स वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने आग बुझाने की अपनी अपनी पूरी कोशिशें की और आग पर काबू भी पाया। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि तकरीबन 30 से ज़ायद ऐसी आगे रही थी जिनको तीसरे दर्जे की करार दिया गया था इन पूरे दसमाह के दौरान में। और ख़ास तौर पे एक चीज़ और भी सामने आई जब हमने ये पूछा कि भाई ये आग लगने के वाक़यात जो है इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, तो उसमें चीफ फायर ऑफिसर जो मोहम्मद हुमायूं खान है उनका ये कहना था कि ख़ास तौर पे नवंबर, दिसंबर और जनवरी का मिड, ये जो तकरीबन 2 से ढाई महीने का ऐसा वक्त होता है जिसमें कराची में जो है यहाँ सर्दी पड़ती है और सर्दी में खुश्क मौसम हो जाता है यहाँ पर। तो उस खुश्क मौसम के बायस जो है वो आग लगने के और आतिशबाजी के वाक़यात जो है वो बढ़ जाते हैं। और सिर्फ यही वजह है कि आतिशबाजी के वाक़यात में जो है इजाफा इन 2 से 3 माह के दौरान में देखने में आता है। बहरहाल उनका ये कहना था कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी चाहिए कि वो जो है जो इमारतें तामीर हो रही हैं उनमें फायर फाइटिंग का निज़ाम नस्ब करने की जो है वो यकीन दहानी भी करवाए और उसको लाजमी भी करार दिलवाए, ताकि जैसे ही कोई ऐसा वाक़या पेश आता है तो उसमें कम से कम फौरी तौर पर जो है वो उसको आग बुझाने की जो है कोशिश तो कर ली जाएगी इसमें। तो इस वक्त शहर की तकरीबन जो सिचुएशन है उसमें आग लगने के वाक़यात 270-280 से 325 से 350 माहाना तक पहुँच चुके हैं। लेकिन फायर ब्रिगेड हुकाम जो है वो पुरज़्म है और उनका ये कहना है कि अगर उनको कोई भी इतला मिलती है तो वो फौरी तौर पर पहुँचते हैं और अब भी उनको कोई इतला मिलेगी तो वो फौरी तौर पर पहुँच कर जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। जी मेराज, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि आग किस शिद्दत की बताई जा रही है और इस पर काबू पाने के लिए मज़ीद क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? ये कल आग 3 बजे लगी थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है ये इस आग को हमने स्टार्टिंग में ही कटन ऑफ कर जो है कंट्रोल कर लिया था। और ये है कि उसके बुझाने का अमल जो ताखिर का शिकार है उसकी वजह ये जो ओपन प्लाट है और पुराने टायर्स हैं इसमें, और इसका रकबा बहुत ज्यादा वसी है जो कि तकरीबन 12 एकड़ के ऊपर है, जिसके ऊपर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त भी काम कर रही हैं। काम ये है कि इसी दौरान जो शहर में मुख्तलिफ और मजीद हमें फायर कॉल रिसीव हो रही हैं उनको भी हम अटेंड कर रहे हैं। और जहाँ तक ये माजगोट वाली फायर का ताल्लुक है, अल्लाह का शुक्र है वो एंड की तरफ है और जल्दी इसके अपना यानी कि क्लोजिंग की तरफ हम चले जाएंगे। और इस महीने में तकरीबन ये 270 आगे लग चुकी हैं लगभग, और इससे अभी आज का दिन भी बाकी है तो ये तादाद और मजीद बढ़ सकती है, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है फायर फाइटर जो है केएमसी हर जगह पर अपना टाइमली जो रिस्पॉन्स है, जिसकी वजह से कोई ऐसा माली नुकसान सामने नहीं आया और ना ही कोई ऐसा जानी नुकसान की इत्तला अभी तक रिपोर्टेड हुई है। सर बताइएगा कि फायर ब्रिगेड हुकाम के पास इतनी बड़ी दर्जे की आग बुझाने के लिए जदीद आलात मौजूद हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और ये है कि अपना ये जो माजगोट की फायर हुई है इस पर भरपूर तादाद में हाई एक्सटेंशन फॉर्म का हमने इस्तेमाल किया है, क्योंकि जब ये फायर हुई थी तो उस वक्त तकरीबन 30 से 40 फीट ऊंचे इसके बुलंद वाला शोले थे। काम ये है कि बर वक्त एक्शन की वजह से ये बिल्कुल ही रात को ही जमीनी सतह पर आ गए थे और अब एंड की तरफ हैं। इंशाअल्लाह ये बिल्कुल क्लोजिंग जो इससे कि कल मैंने बताई थी 18 से 20 घंटे, ये शाम तक अल्लाह ने चाहा क्लोज हो जाएगी।
ठीक है, चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान साहब हमें अपडेट कर रहे थे और हमारे नुमाइंदे महराज अख्तर भी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि सेनेटर ताज हैदर पुल खुलते ही आवाम ने इसे मजाक बना लिया। ब्रिज को इब्तदाई 10 दिन वन वे चलाना था, लेकिन पुल पर दोनों अतराफ से गाड़ियां चलने लगी। शहरी ई चालान का खतरा मोल लेते हुए रॉन्ग वे पर गाड़ियां दौड़ाते दिखाई दिए। ट्रैफिक पुलिस भी पुल पर गायब दिखाई दी। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अक्सर शाहिद से। जी अक्सर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ताज हैदर ब्रिज पर मौजूद हूँ। गुज़िश्ता एक रोज पहले मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की जानिब से जो वो ताज हैदर ब्रिज का इफ्तिताह किया गया था। कयूमाबाद से करंगी कौसे की आवाम को जोड़ने के लिए रास्ता जो है वो बनाया गया है, जिसको इनिशियल स्टेज पे जो है वो मिनिस्टर साहब की जानिब से वन वे के तौर पर जो है वो इसका इफ्तिताह किया गया था और ये बताया गया था कि शुरू के 10 दिन में जो है वो इसको वन वे के तौर पर यानी कयूमाबाद से करंगी कौसे के जाने वाले रूट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जैसे कि कराची की आवाम जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो सड़कों पर निकलती है और उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये वन वे वाले रोड पे जो है वो टू वे ट्रैफिक कितनी आराम से चल रहा है, बगैर किसी बीच में बैरियर के, किसी जो है वो निशानदेही के जो है वो यहाँ पे आने और जाने वाला रोड चल रहा है। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी बसें भी जो है वो यहाँ से गुजर रही है, जबकि जो जाने वाला रोड है वो इसका बिल्कुल छोटा सा रह गया है क्योंकि ट्रैफिक की रवानगी जो है वो यहाँ पर आने लग गई है। अगर मैं आपको पुराने जाम सादिक की दिखाऊँ ट्रैफिक, तो वहाँ की ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल और बहुत ही ट्रैफिक का कम दबाव वहाँ पर देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी शहरी जो है वो रिस्क को बरकरार रखते हुए जो वो यहाँ से गुजर रहे हैं। हालांकि इसकी डायरेक्शन जो है वो फिलहाल सिर्फ जाने वाले रूट की ही बनाई गई है, उसको इब्तदाई तौर पर जो वो सिर्फ वन वे के तौर पर इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी हमें कोई बंदा जो वो नजर नहीं आता। जैसा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए जो वो ई चलान का शहर कराची के अहम शहरों पर जो वो सिस्टम नफ्स किया गया, पर यहाँ पर हमें ताज हैदर ब्रिज पे भी जो वो ई चलान का कोई सिस्टम जो है वो नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से शहरी जो है वो खुलेआम जो है वो यहाँ पर टू वे के तौर पर जो वो ट्रैफिक जा रहे हैं। यहाँ पर इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर जो वो यहाँ पर नजरसानी करे। ट्रैफिक पुलिस वालों को चाहिए कि ब्रिज के आसपास जो है वो यहाँ पे अपनी ड्यूटी जो है वो यहाँ पर लगाएं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में वन वे के बजाय जो टू वे ट्रैफिक जो है वो चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से जाने वाली सड़क जो है वो तंग पड़ रही है और आने वाले लोग जो है वो कोरंगी कौजे से कयूमाबाद के लिए जो है वो उनकी गाड़ियों में जो है वो कापा देखा जा रहा है। जी। जिना अस्पताल के हाउस ऑफिसर की तनख्वाहों की अदम अदायगी, डॉक्टर सरापा एहतजाज बन गए। कहते हैं कि फौरी तनख्वाह अदा की जाए वरना एहतजाज का दायरा बढ़ा देंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, बताइएगा। देखिए बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है जिना अस्पताल में, जहां पर पोस्ट ग्रेजुएट और जो हाउस ऑफिसर डॉक्टर हैं वो तनख्वाहों से महरूम है, जिसके बायस यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है। अस्पताल के सामने हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि यहाँ पे मर्द और ख्वातीन डॉक्टर्स मौजूद हैं और इस हवाले से हम बात करेंगे डॉक्टर शाहिद अमान साहब से कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। सर बताएं, कितनी तनख्वाहें हैं हाउस जॉब की ऑफिसर की और कितनी पीजी की तनख्वाहें हैं जो नहीं मिल रही और एहतजाज किया जा रहा है? हाउस ऑफिसर्स को पिछले 4 महीनों से तनख्वाहें नहीं मिल रही, बगैर तनख्वाहों से काम कर रहे हैं और पीजीज को पिछले 2 महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही और मुतवातिर बार इंतजामिया से रब्ता करने के बावजूद इंतजामिया ने कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया और मजबूरन फिर हमें एहतजाज करना पड़ा। अगर इंतजामिया इस बात को संजीदगी से नहीं लेगी तो फिर हम अपना आगे का लाहे अमल का ऐलान करेंगे और हो सकता है कि उसमें हम लोग ओपीडीज के बाइकाट की तरफ जाएं, ओटीज के बाइकाट की तरफ जाएं और हो सकता है कि हम वार्ड के बाइकाट की तरफ भी जाएं। और इंतजामिया को चाहिए कि आके हमारे से मुज़ाकरात करे और अगर नहीं करती तो अगर ओपीडीज और ओटीज का बाइकाट होता है तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी इंतजामिया पे आयद होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिद अमान साहब ने तफसीली बताया कि आइंदा जो है वो चंद घंटों का हम टाइम दे रहे हैं, अगर इसमें भी अस्पताल की इंतजामिया ने इनको तनख्वाह अदा नहीं की तो वो ऑपरेशन थिएटर और ओपीडी समेत दीगर शोबाजात को भी बंद करने पर गौर कर सकते हैं। तो इस हवाले से इनका कहना है कि गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि इन डॉक्टरों को अपने घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो रहा है। तो अस्पताल की इंतजामिया और महकमा सेहत को चाहिए कि फौरी तौर पर हाउस ऑफिसर और पीजी की डॉक्टर की जो तनख्वाह है वो फौरी तौर पर रिलीज करें ताकि बेहतर अंदाज में मुख्तलिफ जो दाखिल मरीज हैं उनकी खिदमत कर सकें। जी नाज़रीन, 1 साल 4 गैर मुल्की दौरे और सब कुछ मुफ्त। अगस्त 2024 से अक्टूबर 2025 तक 4 स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स, लंदन, स्पेन और रियाज का सफ़र। NICVT के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के 4 गैर मुल्की दौरे बेनकाब। डॉक्टर ताहिर सगीर को फार्मास्यूटिकल कंपनियों से मुफ्त सहूलियात हासिल। 1 साल में लंदन, स्पेन और रियाज के दौरे किए गए। NICVT के सरबराह के स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स इदारे की शफाफियत पर सवालात बढ़ने लगे हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट्स जानेंगे आजिश जमाली से। जी आजिश, बताइएगा। जी हाँ, देखिए ये NICVT के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ताहिर साहब और इन्होंने गैर मुल्की दौरों का जो है ना रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
एक साल में 4 गैर मुल्की दौरे किए और मजेदार बात है कि सारे दौरे मुफ्त। अगस्त 2024 से अक्टूबर 2025 तक 4 स्पॉन्सर्ड दौरे किए हैं, लंदन, स्पेन और रियाद। और ये NICVD के जो ताहिर सगीर साहब हैं, ये मजेदार बात है कि सारे दौरे मुफ्त इनको करवाए गए फार्मास्यूटिकल कंपनियों की जानिब से। लंदन, स्पेन और रियाद के अलावा पहला गैर मुल्की दौरा जो है इन्होंने अगस्त 2024 में किया, दूसरा दौरा फरवरी 2025 में, तीसरा दौरा जो है वो अगस्त 2025 में स्पेन का किया, चौथा दौरा अक्टूबर 2025 में रियाद का दिया। इन तमाम दौरों के लिए इन्होंने बाकायदा सरकार से छुट्टी ली है और सरकारी छुट्टी इनकी मंजूर हुई है और सरकारी छुट्टी मंजूर होने के बाद ये इन दौरों पे गए हैं। और ये दौरे इन्होंने अपने खर्च पे नहीं किए, ना सरकार के खर्च पे किए, अलबत्ता छुट्टी जरूर ली है। इस हवाले से हमने राब्ता किया है NICVD के जो तर्जुमान है नासिर साहब, और उनसे मौके पर जानने की कोशिश भी की है इस हवाले से। तो उनका ये कहना था कि वो इस मामले को अभी चेक कर रहे हैं और इसकी तफसीलात जानने के बाद ही अपना कोई मौक़िफ़ दे सकेंगे। जी आजिज़ जमाली, बहुत शुक्रिया। मज़ीद आप हमारे साथ रहिएगा। घोटकी कंदकोट पुल सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को जोड़ेगा। मईशत को नई राह मिलेगी। टॉप क्लास इंजीनियर्स, मुकम्मल सिक्योरिटी और वज़ाला की मॉनिटरिंग। वज़ाला सिंध का मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज़ करने का हुक्म। कहा कि दरिया सिंध पर 12.15 किलोमीटर तवील पुल तरक्की का नया संगे मील होगा। वज़ाला का जल्द पुल के मुकाम का दौरा करने का भी ऐलान। आजिज़ जमाली हमारे साथ ही मौजूद हैं। आजिज़, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी देखिए, ये काफी पुराना मंसूबा है। दरियाए सिंध पे एक नया पुल जो है ज़ेरे तामीर है घोटकी और कंदकोट के दरमियान। ये तकरीबन 12.25 किलोमीटर का तवील पुल है और चूंकि इस इलाके में कई सालों तक अमन अमान का मसला रहा, तो इस वजह से इस पुल का जो तामीराती काम था वो रुका हुआ है। आज जो वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदर इजलास हुआ है, उसमें वज़ीर आला सिंध ने बताया कि अब अमन अमान का कोई भी मसला नहीं है। अब इस पुल पे जो काम है उसको तेज किया जाए। घोटकी कंदकोट पुल बुनियादी तौर पे सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के तीनों सूबों को जोड़ेगा। और वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि इस मंसूबे पर काम की रफ्तार को तेज इसलिए किया जाए कि दिसंबर से जून तक जो है दरियाई सिंध में पानी की कमी होती है, तो दरिया के अंदर चूंकि इसके पिलर्स लगने, बताया गया कि पिलर्स तो उसके लग चुके हैं। एक माह में घोटकी कंदकोट पुल से मुतालिक वज़ीर आला ने बताया कि 5 इजलास हो चुके हैं। नवंबर से जून तक काम में तेजी रखी जाए। नवंबर से दिसंबर 2026 तक मंसूबा जुज़वी तौर मुकम्मल हो जाना चाहिए। अब सिक्योरिटी का मसला नहीं है। उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते फिर वो इस पेशरफ्त का जायजा लेंगे और वज़ीर आला ने कहा कि किसी वक्त भी वो घोटकी कंदकोट पुल के ज़ेर तामीर हिस्से का जायजा ले सकते हैं। लिहाजा तमाम टॉप क्लास इंजीनियर्स को सामने लाया जाए और इस काम को तेजी से किया जाए ताकि आइंदा साल तक इस पुल को मुकम्मल किया जा सके। जी आजिज़ जमाली, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। पुलिस कांस्टेबल की खाली असामियों पर नई भर्तियों वेटिंग पॉलिसी पर अमल दरामद न होने पर वज़ाला सिंध का नोटिस। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को खत इरसाल। वेटिंग पॉलिसी पर अमल करवाने की हिदायत जारी की। कानून के मुताबिक वेटिंग पॉलिसी पर अमल किया जाए। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। आज़ाद मौर्य हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद, बताइए। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानब से सिंध पुलिस में पुलिस कांस्टेबल की भर्तियों का मामला इल्तवा का शिकार होने और वेटिंग पॉलिसी पर अमल न करने पर जो उन्होंने सख्ती से नोटिस लिया और सख्त बरहमी का इजहार किया है। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आला सेक्रेटरीट ने वज़ीर आला सिंध के हुक्म पर एक खत जो है महकमा दाखिला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इकबाल मेमन के नाम से अरसाल किया है। खत में वाज़ह तौर पर लिखा गया है कि कई ऐसे मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार जो टेस्ट पास हो चुके हैं लेकिन वो वेटिंग पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं। उस वेटिंग पॉलिसी पर महकमा दाखिला सिंध अमल दरामद नहीं करवा रहा है, जिसके बाद उन्होंने खत में लिखा है कि इस वेटिंग पॉलिसी पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मेमन को पाबंद किया गया है कि जो कानून के मुताबिक जो असमियाँ खाली है उनको पूरी तौर पर पूरा कर दिया जाए। और खत में ये लिखा गया है नई भर्तियों पर असमियाँ को पूरा करने के बाद जो फौरी तौर पर वज़ीर आला सिंध को रिपोर्ट तहरीरी तौर पर अरसाल कर दी जाए। ये खत वज़ीर आला सिंध की जानब से जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को लिखकर सिंध हुकूमत की जो पॉलिसी है नई भर्ती में उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। जी आज़ाद, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।
FPCCI ने पैदावारी लागत में इजाफे पर खदशात का इजहार कर दिया है। सीनियर नायब सदर साक़िब फयाज मखू ने कहा कि सिंध ने दरामदी ईंधन पर फी लीटर 3 रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स आयद कर दिया है। इसका बोझ आवाम और इंडस्ट्री पर ही पड़ेगा। हमारा मुतालबा था कि पैदावारी लागत कम की जाए, जबकि इसमें मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ अशरफ खान से जानेंगे, आगाह कीजिएगा। देखो, जैसे हुकूमत ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स पेट्रोलियम मसनूआत पर लगा दिया, जिसपे OCACA ने कहा है कि पर लीटर फ्यूल पर जो है 3 रुपये का बोझ आ जाएगा और ये बैंक गारंटी का भी माल क्लियर हो रहा है, लेकिन खदशात अभी भी बरकरार हैं। 31 अक्टूबर के बाद क्या होगा, जानते हैं। FPCCI के सीनियर नायब सदर जो है साक़िब फयाज मखू हमारे साथ मौजूद है। तकरीबन जो एक जहाज़ 50,000 मेट्रिक टन का होता है ऑयल का, और वो तकरीबन कोई 30 से 40 मिलियन डॉलर का जो है उसकी कॉस्ट आती है। अगर उसके ऊपर 1.8% का एस टैक्स आ जाता है तो ये 3 रुपये पर लीटर के हिसाब से वो इसकी कॉस्ट आएगी, जो कि डायरेक्टली आवाम को देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में ऑयल कंपनीज जो हैं, जो कि इंपोर्ट कर रही हैं, वो कैसे बैंक गारंटी दे सकती हैं कि या तो फिर हुकूमत ये फैसला कर ले कि 3 रुपये वो उसका रेट बढ़ा दिया गया है और वो उसके अंदर एडजस्ट कर लें। ये कैसे हो सकता है कि वो बैंक गारंटी दे दें और वो जो भी ऑयल है वो उस 3 रुपये के ये इजाफी जो आपकी कॉस्ट है उसके बगैर ही सेल होता रहे। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा अभाम है, बहुत बड़ा इसके अंदर अकूना है, तो इसको ठीक किया जाए। हम लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स को यहाँ पर उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने हम डेलीगेशंस को इधर इनवाइट कर रहे हैं, तकरीबन हर हफ्ते में 2-3 डेलीगेशंस आते हैं जिनसे हम मिलते हैं, लेकिन जब उनके सामने सारी सूरत हाल आती है कि ये जो है एनर्जी की प्राइसेस जो हैं वो इतनी ऊपर हैं, फाइनेंशियल कॉस्ट इतनी ऊपर है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ये इधर तमाम इतनी ज़्यादा है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान जो है वो बहुत ही लोअर रैंक पर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये एड्रेस करने की ज़रूरत है। और अभी ये जो है, अगर अब आप एक और उसके ऊपर ये कॉस्ट में इजाफा कर देते हैं कि 3 रुपये पर लीटर ऑयल बढ़ता है, तो आपको ये पता है कि तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। सुना हम तजावीज़ दी है, फेडरेशन हाउस की जानिब से मुतालबा किया गया है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स का मसला है, वफाक सूबे के साथ मिलकर इसको क्लियर करे कि किस तरीके से इसको वसूल किया जाएगा। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो अक्टूबर के बाद क्या मसाइल होंगे, ये बड़ा कंसर्न है। जी, शहर क़ायद की फ़ज़ा मुसलसल जहर आलूद होती जा रही है। कराची एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 30वें नंबर पर पहुंच गया है। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि दरख्तों की बेदरीक कटाई और बेहंगम तामीरात से फ़ज़ाई आलूदगी में नुमाया इजाफा हो रहा है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा अक्सा शेख से, जो इस वक्त माहिर माहौलियात के साथ ही मौजूद हैं। जी अक्सा। आज बिल्कुल शहर क़ायद की अगर हम फ़िज़ा की बात करें तो दिन ब दिन शहर क़ायद की जो फ़िज़ा है वो मुज़र सेहत होती जा रही है। और आज भी कराची जो है आलूदा, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में जो 10 ऐसे आलूदा तरीन शहर हैं, उन्हीं के अंदर आज भी कराची का जो है वो शुमार किया जा रहा है। सुबह के औकात में हमने देखा था कि शहर क़ायद जो है दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 3रे नंबर पर मौजूद था। तो क्या वजूहात हैं कि हम बार बार बता रहे हैं कि जो वजूहात हैं जिसके बायस जो है कराची की जो फ़िज़ा है वो आलूदा हुए जा रही है। इस वक्त हमारे साथ माहिर माहौलियात डॉक्टर आमिर आलमगीर मौजूद हैं, इनसे मैं बात करूंगी। सर, आपने हमें जो वजूहात बताई थी कि जो गाड़ियों का धुआं है और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन का काम है, क्योंकि शहर क़ायद एक काफ़ी बड़ा शहर है और ये काम होते रहेंगे, तो क्या फ़िज़ा इसी तरीके से आलूदा होती रहेगी, शहरी जो है परेशान रहेंगे? देखिए, ये जो 3rd पोजीशन है कराची की, ये कंसिस्टेंटली जो है हमें नज़र आ रही है। और इस पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि इस वक्त पूरे कराची में आप कहीं भी चले जाएं, आपको डिफरेंट कंस्ट्रक्शन के काम नज़र आएंगे। और प्रॉब्लम यह है कि उन कंस्ट्रक्शन के काम के साथ साथ कुछ सेफ्टी मेजर्स अगर कर लिए जाएं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि वक्फे से पानी का स्प्रे किया जाए, इससे ना सिर्फ वर्कर्स की सेफ्टी होगी बल्कि जो वहां से गुजरने वाले जो शहरी हैं उनको भी जो है एक रिलीफ मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को बढ़ाने में जिस पॉल्यूटेंट का सबसे ज़्यादा हाथ है, उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट
पर्टिकुलेट मैटर है जिसको हम गर्दो गुबार कहते हैं। ये मिट्टी के छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं और आप अगर कराची में किसी ओवरहेड ब्रिज से व्यू करेंगे तो आपको जो फ़िज़ा है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इनविजिबल नज़र आएगी, उसमें आपको गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। माहिरीन ने शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया है कि आप मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, बिला ज़रूरत अपने घरों से निकलने से गुरेज करें और अगर निकलना तो मास्क आपने लाजमी लगाना है। जी।